Hello students, this is the final fifth video for the elasticity और इसके पहले मैंने 4 और वीडियोस बना के रखे हुए हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज उन 4 वीडियो को जरूर देख लीजिए। मैं उन 4 वीडियो का जो या इस इलास्टिसिटी चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करें। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा जो कि प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड हैं। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आप आ जाएंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ ले रहे हैं इरोडोव का 1.297। okay? क्वेश्चन है अ सॉलिड कॉपर सिलेंडर ऑफ लेंथ L is placed on a horizontal surface and subjected to a vertical compressive force F directed downwards and distributed uniformly over the end face। मतलब क्या हुआ समझो। देयर इज अ सॉलिड कॉपर सिलेंडर, एक सॉलिड कॉपर सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसको आपने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स F डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर एंड फेस। ओके, मान लो एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर रखा हुआ है ग्राउंड पे रखा हुआ है, ऐसे प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसे रख दिया है यहाँ पे। ओके, ऐसे सरफेस पे रख दिया और ऊपर वाले पार्ट से आप एक F फोर्स इस ऊपर वाले सरफेस पे लगा रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली सिलेंडर का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। आप ऊपर से F फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब ग्राउंड भी है, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स F लगाएगा। ऑब्वियसली देयर इज अ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम बोथ साइड। ओके, वही लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर एंड फेस। ये हो गया। What will be the resulting change in the volume of cylinder? They are asking about a resulting change in a volume of cylinder. This volume change is taken into account if you will consider the bulk modulus। मतलब घुमा फिरा के कहीं ना कहीं bulk modulus, Poisson's ratio etc. कुछ तो आने वाला है। Okay, we have given the Young's modulus of rod is y and Poisson's ratio is sigma। Okay, these two quantities are given to us। तो we need to find out what resulting change in volume of cylinder। चलिए भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैन बी रिटन एज व्हाट। अच्छा, ये देखो डायग्राम मैंने बना दिया। एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ले लिया, देखिए एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ले लिया, वहां पे एक सिलेंडर रख दिया। सिलेंडर पे ऊपर से मैं F फोर्स लगा रहा हूँ। ऑब्वियसली ये जो ग्राउंड होगा वो नीचे से F फोर्स लगाएगी इस पे। ओके, ये समझ में आ गया आपको। और इस सिलेंडर के वॉल्यूम में चेंज होगी और उसी चेंज को हमें निकालना है। ओके, चलिए। Do we know the cylinder volume of cylinder is pi r square L, where r is the radius of cylinder, L is the length of the cylinder. Over here this is L and radius r will be of this cylinder. Okay. चलो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करना आता होगा आपको, ये तो आपने एरर में ही सीख लिया होगा। 11th का जो फर्स्ट सेकंड टॉपिक है एरर, उसी में सीखा होगा। v को लिखा तो dv by v is equal to 2 dr by r plus dl by l। मान लो किसी को ये नहीं आता है तो आप बैठ के ऐसे करो, dv by dr, इन दोनों में वेरिएबल है, कोई एक से डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर दो। ओके, ये आ जाता है हम लोगों को। तो लिखा dv by v is equal to, अब देखो 2 इंटू डी आर बाय आर है। हम लोग ने पॉइजन्स रेशियो लास्ट लेक्चर में पढ़ा ही था। पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय आर अपॉन डी एल बाय एल, है ना, किया है हम लोगों ने। माइनस डी आर बाय आर अपॉन डी एल बाय एल होता है। तो यहाँ से डी आर बाय आर क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसे इधर ले जाओ और माइनस भी इधर ले जाओ, तो माइनस सिग्मा डी एल बाय एल हो गई, है ना। माइनस ऑफ पॉइजन्स रेशियो इंटू डी एल बाय एल। तो डी आर बाय आर की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे आके, है ना, ये वाली वैल्यू लाके यहाँ रख दिया डी आर बाय आर की जगह। आ गया ये सर। इन दोनों में देखो डीएल बाय एल को कॉमन ले लिया तो ये हो गई डीएल बाय एल 1 माइनस 2 सिग्मा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये होगी डीवी बाय वी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यंग्स मॉडुलस वाला स्ट्रेस स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। याद करो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है इस केस में, फोर्स देखो ऊपर भी नीचे की तरफ है और ये ग्राउंड जो है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा था। ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ सेम फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रॉड सेम हो जाएगा एंड उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू F के इक्वल। F अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसकी, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू y मींस यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ dl अपॉन l।
यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लेफ्ट साइड की जो क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव आएगी। डीएल क्या लिख रहे हैं हम लोग, चेंज इन लेंथ। ऑब्वियसली यहाँ पे लेंथ कम हो रहा है और डिफरेंशियल फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दिया ताकि राइट साइड भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस फोर्स के कारण लेंथ कम होगा या ज्यादा होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव मिला के राइट साइड पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए मैं माइनस साइन लिख दिया। ठीक है, ओके। चलो, ये आ गया मुझे f अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डी एल बाय एल। ओके, यहाँ चेक करो, dv बाई v को क्या लिखा था मैंने, dl बाय एल 1 माइनस 2 सिग्मा। यहाँ से dl बाय एल आ जाएगा क्या इस फॉर्मूले से, बिल्कुल। dl बाय एल की वैल्यू क्या होगी, y को इधर ले जाओ, माइनस को इधर ले आओ, तो जाता माइनस f अपॉन y पाई आर स्क्वायर। देखो लिख दिया माइनस f अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। मैंने किसकी जगह ये लिखा, dl बाय एल की जगह लिखा ये, और फिर 1 माइनस 2 सिग्मा लिख दिया, 1 माइनस 2 सिग्मा लिख दिया। अब dv, अब देखो ये हो गई dv बाई v, तो dv बाई v की वैल्यू हो गई इतनी, मुझे ये आ गई। तो वॉल्यूम क्या होगा, इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी सिलेंडर की, क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। वो वैल्यू पुट कर दी v की जगह, dv को थोड़ा अरेंज किया, देखो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बच गया वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो dv की वैल्यू जाती एल ऊपर जाता, माइनस एफ एल अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, ये हो गया आंसर। इतना वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ओके, कितने आ जाएगा आंसर, माइनस एफ एल अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो मतलब लॉन्जिट्यूडनल ऐसे वाले क्वेश्चंस में वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और वॉल्यूम कम होता है, ऑल लोगों को नेग्लिजिबल होता है, बट हम लोगों को यूरोप ये बता रहा है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। चलो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द यूरोप, a copper rod of length L is suspended from the ceiling by one of its ends. Find elongation of the rod due to its own weight. इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट ए को, फिर से यहाँ पे कर लेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं शायद सेकेंड क्वेश्चन में। बी, relative increment of its volume means डेल्टा वी बाय वी निकालना है। देखो ये क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन एक सिंक में है, एक सिंक में, क्यों है समझते हैं आपको, देखो यहाँ पे, और ये वाला जो सिंक का एक पार्ट था वो हम लोगों ने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में किया हुआ है। देखो यहाँ पे ऊपर में रूफ है, यहाँ पे एक सिलेंडर मैंने ऊपर से चिपका दिया है। इफ याद करो एक ट्रिक बताया था मैंने, नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन 0 होगी, अपर वाले पॉइंट पे टेंशन mg होगी। ये मैं दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहता। आपको याद है मैंने लिखा था चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ऊपर का फोर्स प्लस नीचे का फोर्स अपॉन 2, तो mg प्लस 0 अपॉन 2 mg बाय 2 ही हो जाती, इंटू एल अपॉन ए वाई। ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। सिर्फ मास की जगह इस डेंसिटी के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, इसको लिख लें डेंसिटी के फॉर्म में, यस, तो डेंसिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि आंसर जो है डेंसिटी के फॉर्म में दिया है। चलो डेंसिटी के फॉर्म में कर लें, मास ऑफ सिलेंडर को क्या लिख सकते हो, इसकी वॉल्यूम इनटू इसकी डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी रो लिख दिया, इसकी वॉल्यूम क्या लिखोगे, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ए मान लो, लेंथ एल है, तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो जाती है, ए इंटू एल। देखो रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास की जगह मैंने ये लिख दिया और जी एल अपॉन 2a लिख दिया। वैसे सिर्फ मास को मैंने रो इंटू ए एल लिख दिया है, थोड़ा अरेंज किया, ए कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा, रो जी एल स्क्वायर अपॉन 2y, हो गया चेंज इन लेंथ। तो मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन रहा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये वाला फॉर्मूला मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला था, देखो यहाँ पे ये वाला, तो आप इस हर एक क्वेश्चन में ऐसे कर लेंगे। ये तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, राइट, dB by v is equal to dl by l into 1 minus 2 सिग्मा। बहुत सारे बच्चे पॉइजन रेशियो पढ़ते रहते उसको समझ में नहीं आता इसका काम क्या है, रोडो में काम दिखा दिया आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में काम होता है, और इस क्वेश्चन में भी जब f लगा रहे हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। तो मैंने वो फॉर्मूला वो सारा स्टेप किया होगा और वो फॉर्मूला लिया है, तो dB by v की वैल्यू आ गई dl by l 1 minus 2 सिग्मा। देखो dl यहाँ पे l एक यहाँ ले जाओ, यहाँ क्या बचेगा, dl by l क्या लिखते हैं, रो जी एल अपॉन 2y, तो लिख दिया dl by l की जगह रो जी एल अपॉन 2y। बस आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, बड़ा सिंपल सा है। इफ ये वाला हम लोगों ने सीख लिया उसके बाद तो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ओके, तो
आपको समझ में आ गया ये वाली बात? ये तो समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर से लिया है, सिर्फ मैंने क्या किया, डीएल बाय एल को यहाँ से निकाल के लिया, यहाँ से डीएल बाय एल नीचे ले आते, डीएल बाय एल क्या हो जाता, रो जी एल अपॉन 2 वही रख दिया बस। बड़ा सीधा है, बहुत सीधा है। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे काम का है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं या एक बार डिराइव करना सीख लीजिए, तो कभी भी जरूरत होगी तो आप इसको यूज कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक साथ सिंक में है। इसमें देखो क्या हो रहा है, सिलेंडर में दोनों तरफ से खींच रहा है, इसमें लेंथ बढ़ रही है, इसमें लेंथ क्या है, बढ़ रही है। पीछे वाले में लेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी सिलेंडर की, बढ़ जाएगी। पीछे वाले में वॉल्यूम क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अगेन फ्रॉम हेरोडोव 1.299। अच्छा, एक और बात मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे कल ही पूछा कि सर क्या हेरोडोव सॉल्व करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि पूरा हेरोडोव बिल्कुल नहीं सॉल्व किया जाता है आज के जमाने में। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आईआईटी से सिंक में है, उनको ही सिर्फ याद करना, उन्हीं को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर दे रहा हूँ जो भी सिंक में है, तो आपको अननेसेसरी अलग से हेरोडोव फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा मटेरियल होता है कोचिंग का मटेरियल, कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कीजिए। फिर एससी वर्मा हमारे पास तो है ही, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मॉड्यूल्स कर लीजिए आप कोचिंग वाले, तो वो काफी हो जाते हैं। उसके अलावा वीडियो में इतने सारे तो क्वेश्चंस दिए ही गई है, तो ये तो ओवरऑल बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा और एनफ हो जाता है। इतना कर लिया तो बहुत हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है। A bar made of material whose Young's modulus is equal to Y, Poisson's ratio is sigma, is subjected to hydrostatic pressure P. Okay, याद करो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मींस एक्सेस प्रेशर। जब कोई सॉलिड को आप एयर से लिक्विड के अंदर ले जाते हो तो इतनी प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाती है, ये एक्सेस प्रेशर आप कह सकते हो पी। पता नहीं क्यों बल्क मॉडल्स की तरफ जाने का मन कर रहा है हमें, है ना। बल्क मॉडल्स में ही ये पढ़ा था आपने, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम ये निकालना है, कितनी वॉल्यूम का फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट मींस डेल्टा वी बाई वी निकालनी है अपने को। तो हम लोग जानते हैं बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू y अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, है ना। और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे आंसर जो है बल्क मॉडुलस के टर्म में लिखना नहीं है, वो तो गिवन नहीं है। मुझे किसके टर्म में आंसर लिखना है, y एंड सिग्मा के टर्म में लिखना है। तो y सिग्मा एंड बल्क मॉडुलस को यही फॉर्मूला रिलेट करता है ना। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो के बिल्कुल एंड पार्ट में देखा था। बल्क मॉडुलस y एंड सिग्मा, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस एंड पॉइसन्स रेशियो को ये फॉर्मूला रिलेट करता है। चलिए अब आ जाते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या हो जाता है, माइनस ऑफ चेंज इन प्रेशर which is over here is hydrostatic pressure upon delta V by V। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको उधर ले जाएंगे, V नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा V by V is equal to minus P एक्सेस upon B। ओके, अब बल्क मॉडुलस की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। बल्क मॉडुलस की वैल्यू यहाँ रखिए, आंसर आ जाएगा। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, बी वाई नीचे चला जाएगा और 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा ऊपर चली जाएगी। बस यहाँ पे वैल्यू बी की जगह यहाँ रख दिया और ये आंसर आ गया। ओके, minus sign itself says that the volume will decrease. Delta V or change in volume will be negative, means volume of object will decrease whenever it will be placed inside the liquid from air। अब पूछा सेकंड क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी एंड वाई एंड सिग्मा। रखने वाली चीज हो गई। बल्क मॉडुलस पता है क्या होती है, बल्क मॉडुलस यंग्स मॉडुलस अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू पॉइसन्स रेशियो। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है भाई, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी सपोज सी मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 1 बाय बी, बस इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, ये होगी हमारी कंप्रेसिबिलिटी। आई होप समझ में आ गई आपको बात, बिल्कुल। आगे बढ़े। अब एससीबी के दो क्वेश्चन हैं जो बच्चे बार बार पूछते हैं, हमेशा ही पूछते हैं, तो दोनों कॉमन डाउट्स जो होते हैं उसे मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है, कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट डायमेंशन का ख्याल रखो, इज अंडर अ टेंशन ऑफ 20 न्यूटन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, टेंशन गिवन है। फाइंड द डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, Young's modulus is given, Poisson's ratio is given for the copper। Okay, तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि आप किसी वायर को इफ स्ट्रेच कर लेते हो, खींच लेते हो, ऑब्वियसली उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने लगेगा, लेंथ बढ़ने लगेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने लगेगी।
इफ आपने कंप्रेस कर दिया तो लेंथ कम होने लगेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने लगेगा। उसी पे क्वेश्चन है, फाइंड द डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलो, क्या हम लोग जानते हैं ये क्या लिखा मैंने, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। इफ वायर में टेंशन टी है, इजंट इट, वायर का टेंशन ही रिस्टोरिंग फोर्स होता था, यस, तो टी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल लिख दिया। तो व्हाट इज डेल्टा एल अपॉन एल ओवर हियर, वाई को आप उधर ले जाओ तो हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू टी अपॉन ए वाई। ओके, यहां तक समझा। अब बताओ एरिया क्या होती है, एरिया होती है ना पाई आर स्क्वायर, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंड्रिकल वायर की क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, उसका क्रॉस सेक्शन है क्या, सर्कल ही तो है ना, तो इसकी एरिया होगी पाई आर स्क्वायर। यहां से आपको याद करो डिफरेंशियल फॉर्म में लिख पाओगे आप, मान लो डेल्टा मैंने लिखा, इसके जगह डी ए बाय ए भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2 इंटू डी आर बाय आर। एक्चुअली एससीबी ने मान के चला है कि आपको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने नहीं आता है, तो उन्होंने ये लिख दिया है क्वेश्चन में, बट अपने को यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यहाँ से यहाँ लिखना। आपको एरर वाले चैप्टर में भी ये पढ़ाया गया है। a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है हटा दो, a की जगह डेल्टा a बाय a और आर स्क्वायर की जगह 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर लिख दिया। अब पॉइजन रेशियो क्या होता था, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा आर अपॉन आर क्या होगी, इसको उधर ले जाते हैं तो हो जाती है सिग्मा इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगी डेल्टा आर अपॉन आर। अगर आपको डेल्टा आर अपॉन आर पता है, इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो आपको डेल्टा ए अपॉन ए लिख सकते हैं, वही लिख दिया मैंने, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू, ये रख देंगे यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन आर की जगह ना, देखो यहाँ पे डेल्टा आर अपॉन आर है, उसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दो वहां पे, तो रख दी तो हो गई 2 इंटू सिग्मा इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ तक क्लियर है आपको, 2 इंटू सिग्मा समझ में आया। चलो देखो डेल्टा एल अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं टी अपॉन ए वाई, बस रख दो डेल्टा एल अपॉन एल की जगह टी अपॉन ए वाई, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाती, 2 सिग्मा टी अपॉन ए वाई, ए से ए कैंसिल हो गया, डेल्टा ए की वैल्यू होगी 2 सिग्मा टी अपॉन वाई, ये आंसर हो गया हमारा। तो एरिया इतने से कम हो जाएगी, इतनी एरिया कम हो जाएगी। ओके, मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिखना भूल गया, माइनस साइन लिखते तो ये आंसर माइनस में आ जाता, आप कहते इतने से एरिया कम हो गई। अब आपको क्या करना है, इन सबकी वैल्यू वहां रख देनी है। देखो सिग्मा गिवन है आपको, यंग्स मॉडुलस गिवन है, टेंशन गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया का तो काम ही नहीं, 2 सिग्मा टी अपॉन वाई, उन तीनों की वैल्यू यहाँ रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल। चलिए एससीबी का 14th क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे को हमेशा ही डाउट्स आता ही आता है। क्या है क्वेश्चन भाई, एस्टिमेट द चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर इन ओशन एट अ डेप्थ ऑफ 400 मीटर बिलो द सरफेस। आप जानते हो कि वाटर के अंदर आप डेप्थ में चाहते जाएंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स हो चुकी होगी आपकी, तो प्रेशर बढ़ता जाता है ना, और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो होती है रो जी एच। Rho is the density of liquid, g is the acceleration due to gravity, and what is h? H is the depth of the point from the outer surface of the water. Okay, वो तो हम लोग जानते ही हैं। Obviously अंदर जाते जाएंगे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। If हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है वॉल्यूम कम होता जाएगा, है ना। गिवन मास जो लिक्विड का उसकी वॉल्यूम कम होती जाएगी, वॉल्यूम कम होती जाएगी, गिवन मास की वॉल्यूम कम हो जाएगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो वही पूछा गया, व्हाट इज चेंज इन डेंसिटी, कितनी से चेंज होती है। ये तो मैंने जो अभी डिस्क्राइब किया वो तो क्वालिटेटिव था, अब क्वांटिटेटिवली निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, 400 मीटर डेप्थ पे निकालना है चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एंड बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज गिवन। चलो सॉल्व करते हैं, बस सिंपल सा घिसा पिटा स्टेप है, अपने आप आ जाएगा। मान लो डेप्थ पे चले गए तो वहां की डेंसिटी को रो डैश लिखा, वहां पे गिवन मास ऑफ वाटर होता है m अपॉन वहां की वॉल्यूम लिख दी v डैश, m अपॉन, आप जानते हैं वॉल्यूम कम हो जाएगी, तो वाटर के सरफेस पे सपोज वॉल्यूम v है, तो अंदर में वॉल्यूम v डैश हो गई, तो v डैश की वैल्यू लिख देते v माइनस डेल्टा v, उस गिवन मास की वॉल्यूम इतने से कम हो गई ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। चलिए डेल्टा v समझा। अब यहाँ जाओ, बल्क मॉडुलस हम लोग जानते हैं माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, और डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाती है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा आपको, है ना। देखो ये v ऊपर चला गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल टू बी, और डेल्टा वी की वैल्यू आप आराम से देखो, आराम से लिख दोगे, यहाँ से ही आ जाएगा, चेक कर लो आप। तो बस मैंने डेल्टा वी की जगह यहाँ से जाके यहाँ रख दिया, इसको देख के यहाँ रख दिया। ओके, क्लियर है आपको यहाँ तक। इन दोनों में v कॉमन ले लिया, v कॉमन ले लिया, 1 माइनस डेल्टा p बाई डी हो गया।
मास क्या था, गिवन मास ऑफ वाटर, वी क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन देयर इज नो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मींस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो m अपॉन v को क्या लिख देंगे, डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये होगी डेंसिटी अपॉन 1 माइनस डेल्टा p बाई v, ये हो गया हमारा। h हाइट नीचे जाना है तो आपको डेंसिटी चेंज होगी, और कितने से चेंज होगी, ये हो जाएगी चेंज्ड वैल्यू, चेंज्ड वैल्यू डेल्टा सॉरी डेंसिटी की चेंज वैल्यू हो जाएगी रो डैश इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस डेल्टा p बाई v। ये इस पर सीधा सा फॉर्मूला है, देखो कैसे आ गया। आगे बढ़े, हमें तो चेंज इन डेंसिटी पूछा था क्वेश्चन में, लिख दिया चेंज इन डेंसिटी विल बी न्यूअर डेंसिटी माइनस डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड दिस इज डेंसिटी एट h हाइट डेप्थ। बस मैंने इसके डेंसिटी का फॉर्मूला रो डैश यहाँ रख दिया, दोनों में रो कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे रो को यहाँ रखो और दोनों में रो रो कॉमन ले लो तो आपको ये दिखेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम में ये बेस में चला जाएगा ये वाला पार्ट, है ना, न्यूमरेटर में चला जाएगा ये वाला पार्ट, सॉल्व कर लोगे, यहाँ से यहाँ तो बच्चों वाली खेल है, यहाँ से यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रुक जाओ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वाली वैल्यू देखो, नीचे में 1 माइनस डेल्टा पी बाई बी है, आप गौर करो बल्क मॉडुलस क्या है, 2 इंटू 10⁹ है, 2 इंटू 10⁹ है, ध्यान समझना। अच्छा ऊपर में डेल्टा पी मीन चेंज इन प्रेशर, वो क्या होगा, रो जी एच, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, जी मीन्स 10, मान लो 10 मान लेते हैं, तो 1000 इंटू 10 10,000, एच 400, तो 10,000 इंटू 400, ठीक है, 10,000 इंटू 400 कितने हो गए, 10,000 मीन 10⁻4 इंटू 400 मीन्स 4 इंटू 10⁻6 हो गया, 4 इंटू 10⁻6। यहाँ पे क्या था, डेल्टा पी मीन्स क्या लिखते आप यहाँ पे 4 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इंटू 10⁻9 लिखते, 4 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 इंटू 10⁻9 है, अरे यार नेग्लिजिबल वैल्यू है, 1 से बहुत कम है, 1 से बहुत ही कम है, तो भाई यहाँ सर यहाँ पे ये 1 से बहुत ही कम है, ये वाली वैल्यू 1 माइनस डेल्टा पी बाई बी, ये बहुत ही कम वैल्यू है, इसको नेग्लेक्ट करके 1 माइनस डेल्टा पी बाई बी को 1 लिख दे, तो भाई मैंने यहाँ पे कर दिया 1 लिख दिया। अब मुझे डेल्टा रो क्या दिखा, रो इंटू डेल्टा पी बाई बी, ये लिख दिया। थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन करनी आपको आनी चाहिए और करते करते आ जाएगा आपको। तो चेंज इन डेंसिटी एट द हाइट h will be equal to rho into delta p by b, where rho will delta p will be equal to what, rho gh, बस rho gh यहाँ रख दिया और सबकी वैल्यू गिवन है, पुट कर दिया, पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2.08 kg पर मीटर स्क्वायर है। इसको बुक में आंसर दिया हुआ 2 kg पर मीटर क्यूब, चलेगा, kg पर मीटर, आसान है, लिख लेंगे। ओके देख लीजिए आपका स्टेप, देख लीजिए कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके बड़ा सीधा सीधा स्टेप है, बट यहाँ पे बच्चे को खुद से ये सारी मैनिपुलेशन करने में गड़बड़ हो जाती है और अप्रोक्सीमेशन लेने में बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे, पूरा कैलकुलेट करो, फिर भी ऐसा ही आंसर आ जाएगा, फिर कहोगे अरे यार अप्रोक्सीमेशन ले लेना चाहिए था। ओके चलिए आगे बढ़े। ऑब्वियसली कितना कम चेंज है, ऐसे डेंसिटी कितनी थी 1030 kg पर मीटर क्यूब, और 400 नीचे गए हो, 400 मीटर नीचे गए हो, तो कितने से चेंज हुई, 2 से, 2 से बढ़ गया है ना, डेंसिटी बढ़ गई 2 से, तो कितनी हो जाती, 1032, 1032। इसलिए जब आप फ्लूइड डायनामिक्स करते हैं तो हाइट नीचे डेप्थ भी जाते हैं तो वाटर की डेंसिटी को ऑलमोस्ट सेम ही लेते जाते हैं, क्यों लेते जाते हैं आप समझ में आया, वाटर की डेंसिटी को 400 मीटर अंदर जाने पे भी कितने से बढ़ा, सिर्फ 2 से बढ़ा है। इसलिए फ्लूइड डायनामिक्स में, अब फ्लूइड डायनामिक्स इतना मीटर तो आता ही नहीं, 400 मीटर आता ही नहीं, 10 मीटर 5 मीटर आता है, समझो 400 मीटर भी आया, कितने की चेंज आई, 2 kg पर मीटर क्यूब की चेंज आई। क्यों ना फ्लूइड डायनामिक्स में डेंसिटी ऑफ वाटर को कांस्टेंट मान लिया जाए। ओके इसलिए हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, ऐसा होता नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे, ये भी आगे हमारा। अब लास्ट पार्ट है ग्राफ का पार्ट, ओके लास्ट पार्ट हमारा ग्राफ का पार्ट है, एंड दिस इज ग्राफ बिटवीन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और मैंने ये जो ग्राफ बनाया है वो मेटल वायर के लिए बनाया है, मेटल वायर के लिए। y एक्सिस पे देखो स्ट्रेस है एंड x एक्सिस पे स्ट्रेन है, y एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेस है, एंड x एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। इसका जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो स्टार्टिंग में देखो ये जो ग्राफ जा रही है ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है ऐसी,
तो मैं इस रीजन में क्या कह सकता हूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओ ऑरिजिन से ए तक, ऑरिजिन से ए तक। अच्छा ये ग्राफ है क्या, पहले समझो ये कब कैसे बनाया गया, ये ग्राफ बनाया कैसे गया। बस वही समझ लो कि एक वायर ले लिया मैंने, ऐसे समझो एक सीलिंग है, एक वायर ले लिया, नीचे एक मास लगा दिया और मैं मास को चेंज करता जाऊंगा, स्ट्रेन चेंज होगा, स्ट्रेन चेंज होगी तो स्ट्रेस चेंज होता जाएगा। उसी का मैंने ग्राफ बना दिया कि डिफरेंट स्ट्रेन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, उससे मैं स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट की और उसका ग्राफ बना लिया। और मैंने ग्राफ किसके लिए बनाया है, मेटल के लिए। ये भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, एक वायर ले लिया, राइट में भी फोर्स एफ, लेफ्ट में भी फोर्स एफ लगा दिया। अच्छा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और रिस्टोरिंग फोर्स एफ अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगी। तो हम लोग वही स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच का ग्राफ बना रहे हैं फॉर मेटल वायर। तो स्टार्टिंग में देखोगे ये मेटल वायर में स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ जो बन रहा है ऑरिजिन से चल रहा है, मींस स्ट्रेन जब जीरो होगा, जब स्ट्रेन जीरो होगी तो स्ट्रेस भी क्या होगा, जीरो होगा। और स्टार्टिंग पार्ट में देखिए ये कैसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। कब तक जा रहा है, ए तक जा रहा है। मींस ऑरिजिन से ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यस। फ्रॉम ऑरिजिन टू ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यस, स्ट्रेट लाइन है, राइट। और कहां से ऑरिजिन हो रही है ग्राफ, ग्राफ की ये जो ग्राफ है कहां से ओरिजिन हो रही है, ओरिजिन से ही हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। सो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन जानते हैं, y इज इक्वल टू mx हो गया, तो कहना राइट, y इज इक्वल टू y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यस। तो a तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इजंट इट। इसी को हम लोग हुक्स लॉ कहते थे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इजंट इट हम लोग कहते थे अंडर हुक्स लिमिट, अंडर हुक्स लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो क्या है हुक्स लिमिट, अप टू पॉइंट a तक ही आप हुक्स लॉ वैलिड है, मतलब ऑरिजिन से चल के ए पॉइंट तक ही हुक्स लॉ वैलिड है, उसके बाद नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब मैंने थोड़ा और स्ट्रेन बढ़ा दिया, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ा दिया, मतलब ये जो दोनों फोर्स थे इसको बढ़ाता चला गया। ये दोनों फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ेगा। अब ध्यान समझो, अब मैंने स्ट्रेन को और बढ़ाया, और बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे देखो ये कर्व लाइन हो गया, मींस ए के बियॉन्ड, ए के बियॉन्ड, ए के बियॉन्ड स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्यों, स्ट्रेट लाइन बनना बंद हो गया, ये तो टेढ़ा मेरा लाइन बन गया, अब स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं रहा, इसलिए y इक्वल टू mx लिख सकते हैं क्या a एंड b के बीच के वाले पार्ट में, नहीं। तो वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी वाला काम खत्म हो गया, मतलब ए से बी के बीच में हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। ऑरिजिन से ए तक हुक्स लॉ वैलिड है, ए से बी के बीच में हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। अच्छा बी को क्यों डिस्टिंग्विश किया है, यहाँ पे समझो मैंने क्या लिखा, देखो ऑरिजिन से बी तक इलास्टिक बिहेवियर है, वायर का बिहेवियर कैसा है, ऑरिजिन से लेके बी तक इलास्टिक बिहेवियर है। इसका मतलब क्या इलास्टिक बिहेवियर होने का भाई, इफ बी तक स्ट्रेच कर दिया, अपने स्ट्रेन को बी तक ले गए हो, स्ट्रेस भी बी के अकॉर्डिंग आ गया है, और वहां से बी से पहले तक आप इफ उस एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बी तक ले जाने से तक उसको छोड़ दोगे, मींस एफ को हटा लोगे, तो वायर फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। इस दोनों फोर्स को हटा लोगे तो वायर कहां जाएगा, फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। कब तक ऐसा कर पाओगे, बी तक, जब तक बी तक आया, मतलब यहाँ पे भी मान लो रास्ते में यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ तक स्ट्रेन लाके आपने ने छोड़ दिया तो वायर अपने नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। यहाँ पे जाके छोड़ दिया वायर को, फोर्स से स्ट्रेच करके छोड़ दिया, फिर से ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। कब तक ऐसा होता जाएगा, अप टू पॉइंट बी, अप टू पॉइंट बी। इफ आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो वायर अपने एक्चुअल ओरिजिनल नेचुरल लेंथ पे आ जाती है। तो हम लोग कहते हैं ओरिजिन से लेके बी तक वायर का जो बिहेवियर है वो इलास्टिक बिहेवियर है, अपने ओरिजिनल शेप को वो रिगेन कर ले रहा है। बट बियॉन्ड बी क्या होने वाला है, बियॉन्ड बी ये प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। इसका मतलब क्या है, बियॉन्ड बी इफ आपने स्ट्रेन बढ़ाते बढ़ाते ऐसा कर दिया कि स्ट्रेन की वैल्यू बी से ज्यादा होने लगी, बी से ज्यादा होने लगी, है ना, बी के इधर आ गया, आपने इतना स्ट्रेन हो गया कि बी से इधर हो गया, मान लो यहाँ आ गया, यहाँ पे इस पॉइंट। अब जाके आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो वो वायर अपने नेचुरल एंड पे नहीं आएगा, उसमें थोड़ा ना थोड़ा इलांगेशन रह ही जाएगा, थोड़ा ना थोड़ा इलांगेशन रह ही जाएगा बी के बियॉन्ड। ओके, अब मान लो आपने डिफॉर्मिंग फोर्स और बढ़ाया, स्ट्रेन और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेन पहुंच चुका डी पॉइंट तक। और जब डी पॉइंट पे चला गया तो डी पॉइंट को देखो मैंने यहाँ लिखा होगा, डी पॉइंट को लिखा फ्रैक्चर पॉइंट,
बी पॉइंट को क्या लिख दिया मैंने, फ्रैक्चर पॉइंट। मींस यहाँ पे स्ट्रेस एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस, और इससे थोड़ा भी ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट हुआ तो ये वायर फ्रैक्चर कर जाएगा, टूट जाएगा। ओके, डी के बियॉन्ड आपने स्ट्रेन रखा, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा स्ट्रेस बढ़ेगा, राइट। तो डिफॉर्मिंग फोर्स आपने बढ़ा दिया सच दैट द फ्रैक्चर पॉइंट विल बी क्रॉस्ड, फ्रैक्चर पॉइंट विल बी क्रॉस्ड, स्ट्रेन इतना हो गया कि फ्रैक्चर पॉइंट को क्रॉस करने लगा, तो वहीं पे टूट जाएगा वायर, ठीक है। और उस समय डी के करस्पॉन्डिंग तो स्ट्रेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, डी के करस्पॉन्डिंग तो स्ट्रेन होगा, उसे हम लोग कहेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेन। समझ में आया? चलो, ओ से ए तक प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन वैलिड है, मींस हुक्स लॉ वैलिड है, और हम लोग ए को कहेंगे हुक्स लिमिट, ए को क्या कहेंगे, हुक्स लिमिट, और ए को हम लोग ने कर दिया प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड है, मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बी को कह दिया इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, बी को क्या बोल दिया मैंने, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। बी तक क्या हो रहा था, अप टू पॉइंट बी, up to point B, if stretching force is removed, wire acquires its natural length, means B तक ये इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए B को हम लोग ने कह दिया इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट। अब अगर D मैंने अभी जस्ट पढ़ाया फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये ग्राफ आपको बहुत सारी जगहों पे मिलेगा, इस ग्राफ को मैंने जो बनाया है ये SCB से लेके बनाया है, बड़ा सिंपल अच्छा ग्राफ मुझे दिया देखा, और मैंने यही इसी को मैं अपने क्लासेस में फॉलो ही करता हूँ, है ना, बड़ा सिंपल सा है और मीनिंगफुल है। ओ से ए तक प्रोपोर्शनलिटी वाला जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस स्ट्रेन में वो वैलिड है, और ए को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं या हुक्स लिमिट कहते हैं। बी तक इलास्टिक बिहेवियर होता है, मींस बी तक आपने स्ट्रेच करके छोड़ दिया है, ओके, बी तक चला गया, मींस आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, बी के लिए करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या होगा, इतना, बी के लिए करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस क्या होगा, इधर जाओगे, इतना स्ट्रेस या इतना स्ट्रेन आया है तो भी आप छोड़ दोगे तो वायर अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा, बी के बियॉन्ड नहीं आएगा, और आपने स्ट्रेन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और डी तक पहुंच गया तो वो ब्रेक कर जाएगा, वो वायर ब्रेक कर जाएगा। अच्छा, बी के बियॉन्ड जाएगा, इसका बी के बियॉन्ड आप ले जाओगे वायर को तो उसकी लेंथ बढ़ी रह जाएगी, है ना, बी की लेंथ और वायर की लेंथ बड़ी रह जाएगी, बी के बियॉन्ड ले जाओगे, बी के बियॉन्ड आपने स्ट्रेच कर दिया है तो वायर की लेंथ बड़ी की बड़ी रह जाएगी। अच्छा, वायर की लेंथ बड़ी रह जाएगी, इसको कहीं यूज करते हैं क्या, हाँ, मेटल की डक्टाइल प्रॉपर्टी हो गई, डक्टाइल बिहेवियर, मेटल्स आर डक्टाइल, पढ़े ना केमिस्ट्री में, पढ़ते होंगे आप लोग, वही लिख दिया। If large deformation takes place between elastic limit and fracture point, मतलब इलास्टिक लिमिट मान लो यहाँ है और फ्रैक्चर पॉइंट इससे बहुत दूर हो जाए तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट कर पाओगे, मान लो डी बहुत 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 इधर है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन रह जाएगा, है ना, बी और डी के बीच में बहुत सारा स्ट्रेन पॉसिबल है, और बी और डी के बीच में कहीं छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा लेंथ बढ़ा रह जाएगा, हम लोग कहेंगे वायर में डक्टाइल प्रॉपर्टी है। अच्छा, मान लो डी बिल्कुल ही बी के पास में हो तो क्या डक्टाइल हो पाएगा मेटल, नहीं, तुरंत ही स्ट्रेच करोगे तो वो टूट जाएगा, तो हम लोग कहेंगे मेटल इज या मटेरियल इज ब्रिटल इन नेचर। तो जो मटेरियल देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा, द लार्ज डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड फ्रैक्चर पॉइंट देन मटेरियल इज डक्टाइल, मतलब बी और डी पॉइंट बहुत दूर हो तो आप कहेंगे कि वो डक्टाइल मटेरियल है, और बी एंड डी पॉइंट बिल्कुल पास हो जाए तो आप कहेंगे वो ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि डी अगर बी के पास हो गया तो बी के बियॉन्ड जैसे ही आपने स्ट्रेन किया तो जल्दी से टूट जाएगा, तो आप कहते हैं वो मटेरियल कैसा है, ब्रिटल है, ब्रिटल टूट जाने वाला मटेरियल, डक्टाइल जिसका वायर बनाया जा सकता है। आई होप समझा, और ये सारे टर्म आपके यूनिवर्सिटी में तो पढ़ते ही होंगे। आगे बढ़े, एक ग्राफ और बना लेते हैं हम लोग, वो ग्राफ है फिर से स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, और ये ग्राफ बनाया मैंने वल्कनाइज्ड रबर के लिए, वल्कनाइज्ड रबर के लिए। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो बना है ध्यान से देखो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, कर्व्ड है ना, ये स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग से ही नहीं है, मेटल में स्टार्टिंग में क्या था, स्ट्रेट लाइन था, हम लोगों ने कहा प्रोपोर्शनल लिमिट अप टू ए, स्ट्रेस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट यहाँ पे कहीं है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखो ना, मैंने बी पॉइंट लिखा है ना डी पॉइंट लिखा है, मतलब बी पॉइंट तो आता ही नहीं है, ऐसे समझो, आपने 8 स्ट्रेन की वैल्यू 8 कर दी है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ जो है ओरिजिनल लेंथ से 8 टाइम्स है, मतलब वायर 1 मीटर का है तो वायर को 9 मीटर का खींच दिया तो चेंज कितनी हो गई, 8 मीटर की, मतलब 1 मीटर के वायर को 8 मीटर का,
9 मीटर का कर दिया, 1 मीटर के वायर को क्या कर दिया, 9 मीटर का कर दिया, ठीक है। तो भी इसमें आप देखोगे, आप 9 मीटर का करके भी छोड़ दोगे तो वो फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। मतलब इसकी इलास्टिक लिमिट तो बहुत बड़ी है। इसकी इलास्टिक लिमिट क्या है, बहुत ही बड़ी है। किसकी, रबर की, ठीक है। अच्छा ये हो गया इधर का बिहेवियर। अच्छा इसको आपने स्ट्रेच करके छोड़ दिया है ना, और फिर भी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाया, तो इसी लाइन पे वापस नहीं जाता है, बोल्ड लाइन पे वापस नहीं जाता, ये नीचे से डॉटेड लाइन से होता हुआ ओरिजिन पे जाता है। मतलब स्ट्रेच करने के वक्त स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वैल्यू का ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, और जब रिलैक्स करके छोड़ देंगे तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। लेकिन ये ओरिजिन पे पहुंच जा रहा है, मतलब आप कितना भी स्ट्रेच करोगे और छोड़ दोगे तो ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ ही जाएगा, है ना। ठीक है यहाँ तक की बात। चलो वही लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। इवन व्हेन वल्कनाइज्ड रबर इज स्ट्रेच्ड टू ओवर सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इफ स्ट्रेच्ड फोर्स इज रिमूव्ड इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ ही जाता है ना। इन नो पार्ट, इंपॉर्टेंट देखो, नो लगा रहता है तो ध्यान से देखने का। इन नो पार्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऑब्वियस था रबर में। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड ओरिजिनल कवरेज नॉट ट्रेस्ड, मतलब ये ऐसे जा रहा है, वापस आने में वैसे उसी बोल्ड लाइन पे नहीं आता, यहाँ से आता है, नीचे से आता है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात होने वाली है यहाँ पे, जाने का कर्व ऐसा, आने का कर्व ऐसा, ठीक है, इससे करते हैं। अच्छा याद करो, आप याद करो एनर्जी डेंसिटी मैंने क्या बताई थी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और एनर्जी क्या बोला था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। आप इफ एनर्जी डेंसिटी लिखते हो तो वो हो जाता है एरिया अंडर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। फिर से बोलता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एरिया अंडर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। अब सोचो, जाने वाला ये कर्व है, तो जाने वाली एरिया बड़ी है, तो जाने वक्त जो है इसका एरिया का ग्राफ बड़ा आएगा, और आने वक्त ग्राफ ऐसा है, आने वाला ग्राफ छोटा है। मतलब जाने वक्त जो हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं, मीन्स रबर को ज्यादा एनर्जी मिल रही है ना। जब मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ तो रबर को मैं ज्यादा एनर्जी दे रहा हूँ, लेट 15 जूल एनर्जी दे दी, खींचने वक्त कितनी एनर्जी दे दी, 15 जूल दे दी एनर्जी। और जब मैं छोड़ूंगा तो कितनी एनर्जी, ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे तो आ ही जाएगा, बट उसकी एरिया क्या होगी, कम होगी। तो लौटते वक्त जो इलास्टिक फोर्सेस वर्क करेगा वो तो कम करेगा, कितनी करेगा, मान लो 10 कर दिया, तो आपने 15 का वर्क इसको दिया, है ना, 15 की एनर्जी से बढ़ा दी इसके एक्सटर्नल वर्क, और लौटते वक्त इसने कितना वर्क किया, 10, तो 5 जूल कहाँ गया, 5 जूल ये रबर जो है हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है। 5 जूल का एग्जांपल मैं बोला, 5 जूल का, 5 जूल का एनर्जी जो है वो इसको ये रबर जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी रबर कैन बी यूज्ड एज शॉक एब्जॉर्बर, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और एन अपनी लेंथ को चेंज नहीं करता, अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा है, राइट। दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी, इन दोनों को ही हम लोग नीचे देख लेते हैं क्या है। Work done by material in returning to its original shape is less than work done by deforming force when it is deformed. मतलब जब हम लोग ने डिफॉर्म किया तो मैंने ज्यादा वर्क दिया, आप देखो वर्क डन पॉजिटिव होती, मैंने वर्क डन किया है तो मैंने उसकी एनर्जी बढ़ाई है, वापस में उसने वर्क डन किया, मटेरियल ने वर्क डन किया, उसकी एनर्जी कम हुई है, और उसने 15 से एनर्जी ली और 10 ही एनर्जी रिलीज की, तो 5 जूल उसने एब्जॉर्ब कर लिया। 5 जूल क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट के फॉर्म में। वही लिखा, some energy is absorbed by material in the cycle which appears as heat, and this phenomenon is called elastic hysteresis. This phenomenon is called as what, elastic hysteresis. That is why rubber is used as shock absorbers between vibrating system. तो वाइब्रेटिंग सिस्टम में रबर यूज कर लोगे तो वाइब्रेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी एनर्जी बेचारा ये रख लेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। ये बाद में आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ोगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हो। आई होप समझ में आ गया। दोनों ग्राफ तो थोड़ा कहानी कहानी वाली बातें थी, जिससे कम क्वेश्चन आते हैं, बट क्वेश्चन आते हैं। इसी में मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, मैं यहाँ जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। ये इस ग्राफ में देखो, पहले ओ से ए तक ग्राफ देखो, आपने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करते ये ग्राफ
क्या देता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इस O टू A के बीच में. Stress upon strain, isn't it that will be the slope of the graph? Yes. Isn't it stress upon strain is Young's modulus? Yes. मतलब जिस ग्राफ में यहाँ से O से A तक जो जिसका थीटा ज्यादा आएगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, और जिसकी यंग्स मॉडुलस ज्यादा होती है हम लोग कहते हैं वो ज्यादा इलास्टिक है. ये लाइन भूलना मत. ग्राफ में हम लोग क्वेश्चन दे देंगे, एक ऐसा लाइन दे देंगे, एक और स्ट्रेट लाइन ऊपर से दे देंगे. तो जो ऊपर वाला लाइन, ऊपर में स्ट्रेस है नीचे में स्ट्रेन है, तो इसके ऊपर वाला लाइन जो होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी. उसकी स्लोप ज्यादा हो गई तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे उसकी यंग्स मॉडल ज्यादा है. जिसकी यंग्स मॉडल ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक. ठीक है, ये ग्राफ के क्वेश्चन आप याद रखिए. आई होप मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया. इलास्टिसिटी में इतना तो बहुत कम मिलेगा आपको डिफरेंट सोर्सेज में. दिस इज मोर देन एनफ फॉर यू. मैंने एनफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए. तो प्लीज इस वीडियो के 5 वीडियो का सीरीज था, 5 वीडियोस को आप प्यार से अच्छे से नोट्स बना के पढ़िए और बार बार पढ़िए इसे, और फिर एनफ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए. न्यूमेरिकल सॉल्विंग गिव्स यू द कॉन्फिडेंस ऑन द थ्योरी, सो दैट फॉर द अननोन क्वेश्चन, कोई अननोन क्वेश्चन आ जाएगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे आप आसानी से लगा सकेंगे. चलिए इस सीरीज को बंद करते हैं, इलास्टिक बिहेवियर और इलास्टिसिटी चैप्टर को. इसके बाद आप एससीबी का जो सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दिया हुआ एक चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देखेंगे, है आपका चैप्टर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है. उसमें एक्सरसाइज जाएंगे तो एक्सरसाइज में 1 to 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे, 1 to 15. इसके बाद आप एससीबी का 1 to 15 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, और इसके अलावा भी आपके पास मटेरियल है कोचिंग का, उसे भी सॉल्व कीजिए. ठीक है, इलास्टिसिटी पार्ट के. आई होप आपके ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. चलो वीडियो यहीं बंद करते हैं. आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पसंद आया तो लाइक कर लो, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर करो ताकि सबको ये सब मटेरियल मिलता जाए, अच्छा कलेक्शन हो जाए, उनके पास अंडरस्टैंडिंग बढ़े साइंस की. ओके, चलो थैंक यू.